की शुरुआत में हमें 1988 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक पावरफुल आदमी जिसका नाम इस्माइल है उसको देखते हैं, जो कि यहाँ से काम करने के लिए औरतों को यहाँ से सऊदी भेजा करता है। पर उसने कुछ औरतों को पिछले 40 दिनों से नहीं भेजा, क्योंकि उसे अब ढेर सारा कैश पुलिस से बचते हुए एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। और इसी कोशिश में उसका एक आदमी पकड़ा भी जाता है। हालांकि उसका कहना यह होता है कि जब तक के पैसे वहाँ पहुँचते नहीं है, मैं तुम लोगों को सऊदी नहीं भेज पाऊंगा। ये बात सुनते ही उनमें से एक लेडी भड़क जाती है, जिसे इस्माइल गुस्से में मार देता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है आयशा की, जिसका कहना होता है कि मैं आपका पैसा सही सलामत वहाँ पहुँचा दूंगी जहाँ आप चाहते हो, लेकिन इसके बदले आप हम सबको जल्दी से जल्दी सऊदी भेज दो, क्योंकि हम अपना परिवार छोड़कर यहाँ काफी दिनों से ऐसे बैठे हुए हैं। अब आयशा की बात को सुनकर इस्माइल मान जाता है और वो आयशा को उसका वीजा और पासपोर्ट देते हुए कहता है, तुम्हारी फ्लाइट कल बेंगलोर से है। इसी के साथ आयशा को एक आदमी के साथ भेज दिया जाता है, जहाँ वो पुलिस से बचते बचते आखिर में उस पैसे को उसकी सही जगह पर डिलीवर कर देती है। इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट होता है। अगले सीन में हम आयशा को सऊदी के एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहाँ वो बाकी लड़कियों के साथ काफी देर से इंतजार कर रही होती है, क्योंकि जो कंपनी ने यहाँ पर लाई थी अभी तक वहाँ से कोई भी इनको लेने के लिए नहीं आया होता है। ये जो कंपनी है वो मोहसिन नाम के एक अमीर सऊदी परिवार के लिए भी सर्वेंट्स प्रोवाइड करने का काम करती है। मतलब इन सभी में से एक सर्वेंट मोहसिन पैलेस में जाने वाला होता है, इसलिए उसको अंदर बैठाया जाता है और बाहर सभी धूप में इंतजार कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर एबिड नाम का एक आदमी की एंट्री होती है, जो कि लेट आया होता है। दरअसल ये एबिड का ही काम है कि वो इन सभी को इनकी अलग लोकेशन पर वेरीफाई करके भेजे, पर वो खुद ही लेट हो जाता है। मगर उसे सिर्फ चिंता होती है मोहसिन के रॉयल पैलेस के सर्वेंट की। अब क्योंकि ये लोग काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, इसीलिए आयशा एबिड से पूछने लगती है कि आखिर उन्हें कब तक यहाँ पर बैठना पड़ेगा। ये बात सुनते ही एबिड उल्टा आयशा को ही डराने की कोशिश करता है कि अगर तुम ज्यादा बोले तो मैं तुम्हें वापस भेजूंगा। दरअसल बाकी सभी की तरह आयशा भी अपने घर के बुरे हालात की वजह से आई थी, इसलिए वो एबिड से कुछ नहीं कहती। लेकिन जल्द ही रिवील होता है कि जिस लेडी को ये लोग मोहसिन पैलेस का वर्कर समझ रहे थे, असल में वो नहीं बल्कि आयशा वहाँ की वर्कर होती है। अब ये देख तो एबिड की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि मोहसिन पैलेस के लोग अपने वर्कर्स की काफी इज्जत करते हैं, और अगर आयशा ने एबिड की शिकायत कर दी तो उसकी नौकरी जा सकती है। पर आयशा उसको कुछ नहीं कहती। फिलहाल यहाँ से आयशा को ले जाने निशा नाम की एक दूसरी वर्कर आती है, जिसके बाद ये लोग मोहसिन पैलेस पहुँच जाते हैं, जो की काफी बड़ा और खूबसूरत होता है। आयशा भी इसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। अब निशा उसे यहाँ के बारे में हर चीज बताते हुए उसका कमरा दिखाती है, जहाँ मोहसिन पैलेस की सभी लेडी वर्कर्स एक साथ रहती हैं। अब वहाँ पहुँचती ही आयशा अपने घर फोन लगाकर अपनी बेटी का हाल चाल लेती है, जिसके बाद वो आराम करने जाती है। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर उसे कई सारे वर्कर्स की आवाजें आती है, जो कि अलग अलग धर्म और नेशनलिटी से होती हैं। ये सभी काफी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहती हैं। अब निशा आयशा से इस पैलेस में रहने वाले लोगों और यहाँ के माहौल के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है कि इस पैलेस में सुबह होते ही हमें पहले साथ मिलकर सभी के लिए नाश्ता तैयार करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम में से कुछ लोग लंच की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, तो कुछ घर की सफाई में। अब क्योंकि तुम इस घर में नहीं हो तो तुम्हें अभी ज्यादा मुश्किल काम नहीं दिए जाएंगे। इस घर के सबसे बड़े बेटे का नाम अब्दुल्ला है, जो कि अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, और इस घर में हुक्म भी अब्दुल्ला की माँ का ही चलता है, जिन्हें सब मम्मा कहकर बुलाते हैं। मम्मा के कहे बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन बेचारे मम्मा की किडनी फेल हो चुकी है, जिस वजह से उन्हें अक्सर डायलिसिस करवाने के लिए जाना पड़ता है। मम्मा के ज्यादातर काम सारा करती है, जो कि हमारी तरह कभी एक नॉर्मल वर्कर थी, पर अब वो हमारी बॉस की तरह है, जिसके ऑर्डर को हमें ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। ऐसे ही एक आउटिंग पार्टी के दौरान सारा आयशा से डांस करने के लिए कहती है, जो सुनकर पता नहीं क्यों आयशा की आंखों में पानी आ जाता है और वो परफॉर्म नहीं कर पाती। इसके बाद अगले दिन आयशा को एबिड के साथ अपनी मेडिकल्स वगैरह को बनवाने के लिए जाना पड़ता है, जिस दौरान एबिड अपनी फालतू की बातों से आयशा को बहुत परेशान कर देता है। इसके अगले दिन जब आयशा अब्दुल्ला के ऑफिस में सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ पर अब्दुल्ला का बेटा ओमर आता है, जो कि वहाँ पर अपने फादर की चीजें छू रहा होता है, जिससे आयशा वहाँ से डांट कर भगा देती है। अब अगर यहाँ ओमर उसे कुछ कहता तो आयशा अब्दुल्ला से उसकी शिकायत कर देती, इसलिए वो आयशा से इस बात का बदला लेने की ठान लेता है। अब एक दिन आयशा को तुरंत फार्म हाउस जाने के लिए कहा जाता है, जहाँ उसे हमजा नाम का एक ड्राइवर लेकर जाने वाला होता है, पर यहाँ ओमर उससे कहता है कि मैं आयशा को फार्म हाउस तक छोड़ दूंगा, इसलिए वो आयशा को बैठाकर अपने साथ लेके चला जाता है। अब जैसा कि हमें पता है कि ओमर आयशा से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी काफी तेजी से चलाता है और बीच रास्ते में ले जाकर आयशा को गिरा देता है, जहाँ उसके जैसे और भी बच्चे होते हैं, जिन सब की एक गलती के कारण वहाँ का रखा एक मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल टूट जाता है, और इसी कारण मधुमक्खियाँ उनके पीछे पड़ जाती है, जिन्हें आयशा किसी तरह से बचा लेती है। यहाँ उमर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आयशा से अपने किए के लिए माफी भी मांगता है, और फिर आयशा भी तुरंत माफ कर देती है। इसके बाद आयशा उन्हें उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाल कर दिखाती है, जिसको लेकर उमर मामा को दिखाने जाता है। फिर वो उन्हें आयशा के बारे में सब कुछ बताता है, और ये सुनकर मामा काफी खुश हो जाती है। अब एक दिन मामा जब अपने डायलिसिस के लिए जा रही होती है,
तभी वो देखते हैं कि सारा शाहिदा के साथ बातों में लगी हुई है, क्योंकि सारा शाहिदा की आपस में अच्छी बनती है। यहाँ मामा की नजर वहाँ सफाई कर रही आयशा पर पड़ती है, जिसको देखकर वो हमजा से उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। और फिर ये आदेश को सुनकर बेचारी आयशा को मामा के साथ जाना ही पड़ता है, जहाँ बेचारी आयशा को मामा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो काफी सारी गलती कर देती है और इससे मामा को उस पर गुस्सा आ जाता है और बेचारी आयशा काफी दुखी होती है। साथ ही इस बारे में जब सारा को पता चलता है तो वो आयशा को काफी बुरा भला सुनाती है। पर जब अगली बार मामा दोबारा से शाहिदा और सारा के साथ डायलिसिस के लिए जा रही होती है, उस दौरान सारा के मुंह से निकल जाता है कि हमारे अलावा कोई और आपकी देखभाल नहीं कर सकता। और ये बात मामा को लग जाती है और वो दोनों को तुरंत गाड़ी से नीचे उतारकर दोबारा से आयशा को साथ ले जाने के लिए कहती है। लेकिन इस बार आयशा पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर मामा की हर छोटी जरूरत का ध्यान रखते हुए उन्हें अच्छे से देखभाल करती है, जिससे मामा काफी खुश होती है और वो अब से आयशा को अपना पर्सनल केयर टेकर बना लेती है। ये देखकर सारा और शाहिदा को काफी बुरा लगता है। फिलहाल जब आयशा मामा के साथ होती है तो मामा आयशा से कहती है कि इस बुढ़ापे में लोग सोचते हैं कि हमें शांति और अकेलापन अच्छा लगता होगा, मगर ऐसा नहीं है बेटा। हम बूढ़े लोगों को अपने पास हंसी खुशी का माहौल देखना ज्यादा पसंद होता है, पर ये कोई समझता ही कहाँ है। यहाँ आयशा मामा से कहती है कि मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकती हूँ। और इस बातचीत में रिवील होता है कि मामा की तरह आयशा भी एक ग्रैंड मदर है। दरअसल आयशा की शादी 13 साल की उम्र में हो चुकी थी, जिसके कुछ दिनों के बाद उसका तलाक हो गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद वो एक बच्ची की मां बन चुकी थी, क्योंकि तलाक होने के दौरान वो प्रेग्नेंट थी, जिस बेटी से उसको एक ग्रैंड डॉटर भी हुई। और इस तरह वो एक छोटी सी उम्र में शादीशुदा बन गई और दादी भी बन गई। ये सभी बातें सोचकर आयशा बहुत रोने लग जाती है। हालांकि यहाँ मामा उसको हौसला देती है। इधर आयशा को दोबारा से सारा धमकियां देने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार आयशा उससे बिना डरे हुए उसको ही उल्टा सुना देती है, जिससे उसकी सभी दोस्त काफी खुश होती हैं, क्योंकि अब सारा की जगह आयशा ने ले ली होती है। कुछ ही दिनों में आयशा मामा की चहेती बन जाती है, जिस दौरान आयशा को पता चलता है कि हमजा लड़कियों से बाजार से सामान लेने के ज्यादा पैसे लेता है, क्योंकि उन बेचारों को बाजार जाना मना होता है। इसलिए आयशा मामा से इस बारे में बताती है, क्योंकि सभी लड़कियों को बाहर जाकर अपने मन से शॉपिंग करने की इजाजत दे देती है। अब ये सुनकर सभी लड़कियां काफी खुश होती हैं। इसलिए पहले हफ्ते आयशा, निशा और एक और लड़की शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है, जहाँ शॉपिंग करने के दौरान कुछ लोग आयशा को पहचान लेते हैं, क्योंकि आयशा कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस है, जिसे सब नीलाम और आयशा के नाम से जानते हैं। वो सभी आयशा को देखकर उससे बात करने के लिए आते हैं, जिन्हें इस तरह देखकर आयशा काफी खुश होती है। दरअसल नीलाम और आयशा असल में एशिया की पहली मुस्लिम एक्ट्रेस थी, जिसका उसकी कम्युनिटी के लोगों ने उसका विरोध किया, पर आज उसे सभी लोग पहचानते हैं। फिलहाल यहाँ के बारे में आयशा, निशा और वो दूसरी लड़की किसी को कुछ नहीं बताते, क्योंकि आयशा नहीं चाहते कि उसकी असली पहचान किसी को पता लगे। दरअसल जब आयशा ने थिएटर, प्लेज और मूवीज वगैरह में एक्टिंग करनी शुरू की थी, तो उस वक्त औरतें ये सब नहीं किया करती थी, बल्कि मर्द ही औरत बनकर उनका किरदार निभाते थे। उस वक्त औरतों को ये सब करने की इजाजत थी नहीं, पर नीलांबर आयशा ने इस टैबू को खत्म करने की पहल की, जिस पर उसका काफी विरोध हुआ और एक दिन स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उस पर गोली भी चली, जो कि आयशा को तो लगी नहीं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आयशा को अपना एक्टिंग करियर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस पर काफी प्रेशर बनाया जा रहा था। मगर जब घर में पैसों की जरूरत पड़ी तो उसे ना चाहते हुए भी इस काम को चुनना पड़ा, जिस चीज को सोचकर वो अक्सर दुखी रहती थी। और फिर कभी जो एक एक्ट्रेस रहा करती थी, आज वो किसी की नौकर है, लेकिन शायद अब भी लोग उसको जानते और मानते हैं। इस कारण अगले ही दिन उससे मिलने के लिए सभी लोग पैलेस में आ जाते हैं, जिनको देखकर अब्दुल्ला उन्हें आयशा से मिलने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि ये मामा का ऑर्डर होता है। अब आयशा की असलियत के बारे में सबको पता चल चुका होता है, जिससे वो भी वैसे काफी खुश होती है, क्योंकि लोगों ने उसकी आर्ट को भुलाया नहीं बल्कि उसकी इज्जत की। अब उसकी इस काबिलियत को जान एबिड भी काफी खुश होता है। साथ ही पैलेस के सभी लोग मिलकर आयशा की पुरानी मूवीज देखते हैं, जो कि मामा सहित सभी को बहुत पसंद आती है। सच में आयशा ने अपनी कला के माध्यम से एक क्रांति ही ला दी होती है, जिस चीज को देख मामा को आयशा में अपनी परछाई नजर आती है, क्योंकि अपने समय में वो भी काफी बिंदास और बेफिक्र रहा करती थी। उन्होंने एक लड़की होने के बावजूद कभी फिक्र नहीं की कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। मामा आयशा से बताती है कि जब मैं टर्की में थी तब मुझे मेरे पति नासिर का रिश्ता आया, और उस वक्त मैंने नासिर को अकेले मिलने के लिए बुलाया, जो देख नासिर को भी काफी अच्छा लगा और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। वो बताती है कि हम दोनों एक ट्रेन पर मिले थे, जहाँ पहली बार मैंने उनके साथ सिगरेट पी थी। नासिर उनके पति की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह था। अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे होते हैं, वैसे वैसे आयशा और मामा के बीच का बॉन्ड मजबूत होता जाता है। शायद अब वो आयशा के बिना बिल्कुल भी रह नहीं सकती, लेकिन जैसे हर चीज का अंत होता है, वैसे ही इस अच्छे वक्त का अंत भी आ जाता है। असल में लोगों को जैसे आयशा के बारे में पता चलता है कि वो सऊदी में है, तो लोग उसको वापस बुलाने की मांग जोरों शोरों से करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आयशा दोबारा से एक्टिंग
एक्टिंग में कमबैक करे, इसलिए वो इस बारे में बात करने के लिए अब्दुल्ला से मिलते हैं। जिस बारे में जैसे ही अब्दुल्ला मामा से बताता है तो उसे खुद से दूर करने के लिए मामा उल्टा आयशा को ही बुरा भला सुनाने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम मुझसे डायरेक्ट भी तो पूछ सकती थी, पर तुमने लोगों से इस बारे में क्यों कहलवाया। यहाँ आयशा को मामा की बातों से काफी दुख होता है, लेकिन मामा जानती है कि एक एक्टर के लिए स्टेज और लाइमलाइट से दूर रहना बुढ़ापे के समान है, इसलिए वो चाहती है कि आयशा अपनी जिंदगी को जिए, जिस कारण आयशा को यहाँ से जाना ही पड़ता है। अब कहानी 1991 के समय में आ जाती है, जिस वक्त आयशा ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। वो एक्टिंग करने के साथ एक कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़ी हुई थी, पर एक दिन अचानक से उसे अब्दुल्ला का फोन आता है, जो उसे बताता है कि मामा की हालत बहुत ही खराब है और अब वो चीजों को भूलने लगी है, पर उन्हें आयशा की बहुत याद आती है। इसलिए वो आयशा को मामा के लिए वापस आने के लिए कहता है, जिसके लिए आयशा की पार्टी वाले नहीं मानते, पर आयशा उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर से दुबई चली जाती है, जहां मामा उसको देखकर काफी खुश होती है और आयशा पहले की तरह उनका ख्याल रखने लग जाती है। इसी बीच उनकी तबीयत और खराब हो रही होती है और वो मरने से पहले हर उस जगह की देखने की इच्छा करती है जहां उन्हें नासिर अपने साथ लेके गया था, मगर डायलिसिस होने के कारण वो कहीं नहीं जा सकती। इसलिए मामा काफी दुखी हो जाती है कि मेरी जिंदगी कैसे हो गई है, जिन्हें देखकर आयशा वादा करती है कि मैं आपको उन जगह पे लेके जाऊंगी जहां नसीर आपके साथ वक्त बिताते थे। दरअसल आयशा परिवार के लोगों और सभी के साथ मिलकर एक स्टेज शो करती है, जिसमें वो उन सभी मेमोरीज को रिक्रिएट करती है जो मामा ने अपने पति के साथ बिताई थी, और ये परफॉर्मेंस देखकर सभी के साथ मामा भी काफी खुश हो जाती है। इसके कुछ ही दिनों के बाद आयशा जब सुबह के वक्त मामा के कमरे में जाती है तो वो उन्हें जमीन पर बेहोश पाती है। इसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाया जाता है, जहां आयशा उनकी अच्छे से देखभाल करती है, पर आखिरकार उनका अंत समय एक दिन आ ही जाता है, जिन्हें मरा हुआ देखकर आयशा बहुत ज्यादा रोती है। उनके जाने के बाद आयशा फिर से तैयार होकर वापस इंडिया के लिए निकलती है, क्योंकि इस घर में अब वो रह नहीं सकती। यहाँ उसे हर वक्त मामा की याद आएगी, इसलिए सबके रोकने के बावजूद भी वो वापस अपने घर चले जाती है।